हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स और उनके शेप के बारे में देखा। तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा देखेंगे टर्म जो आएगा दैट इज क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनको अगर मैं डिफाइन करूं तो दीज आर सेट ऑफ 4 numbers used to define position of electron inside an atom. क्वांटम नंबर्स क्या है कि ये वो नंबर्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब पोजीशन डिफाइन करने का मतलब क्या, ध्यान से देखो। अगर मान लो तुम लोगों ने मैथ्स का थोड़ा बहुत देखो, अगर मान लो मैं पॉइंट ए बोलता था, उसके आगे ऐसे लिख देता 1 2 3, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट पे है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट पे है और जेड एक्सिस से 3 यूनिट पे है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि these 3 numbers are defining the position of this point. ये तुम्हारे 3 नंबर्स 1 2 3 इस पॉइंट की एक्स वाई और जेड एक्सिस पे पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर पोजीशन डिफाइन करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं दैट आर क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अब इनको हम लोग एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट आता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? स्मॉल एन, ठीक है। आया समझ में? इसको हम लोग कई बार देख भी चुके हैं। एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो मतलब क्या होता है इसका फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल। एन की वैल्यू अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल। एन की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट और एम शेल। एन की वैल्यू 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट और एन शेल, ठीक है। ऑर्बिट को हम लोग शेल भी बोलते हैं। तो इस टाइप से आगे बढ़ता चला जाएगा। एन की वैल्यू 5 तो फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? तो अगर मैं इन जनरल बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा जो सेकेंड क्वांटम नंबर आएगा दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकेंड जो क्वांटम नंबर आएगा दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको? स्मॉल एल। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है एल डिफाइंस सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एल क्या डिफाइन करेगा कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन। एन ने क्या डिफाइन किया? किस शेल में है। एल क्या डिफाइन करेगा? किस सबशेल में है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है? एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? पी सबशेल। एल की वैल्यू 2 है इसका मतलब क्या है? डी सबशेल। और एल की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या है? एफ सबशेल, ठीक है। आया समझ? तुम्हें ध्यान रखना है 0 1 2 3 एसपीडीएफ, ऐसे ध्यान रखो। 0 से लेके 3 तक और फिर एसपीडी। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। नेक्स्ट एक रूल आता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन permissible
values of L are 0 to n minus 1 for a particular values of L, sorry, for a particular value of n, permissible values of L are 0 to n minus 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं तो n की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो L की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि 0 और 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। n की वैल्यू 2 लूं तो क्या आ सकती है, तो 0 आ सकती है, और 2 माइनस 1 1 आ सकती है। n की वैल्यू 3 लिया तो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। n की वैल्यू 4 लिया तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। एंड सिमिलरली आगे बढ़ते चले जाओगे तो अब ध्यान दो, L की वैल्यू 0 आना मतलब 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, S। यहां 0 और 1 है मतलब S और P। यहां 0 1 2 है मतलब S है, P है और D है। यहां 0 1 2 3 S P D और F। तो अब इसका मतलब क्या, ध्यान दो कि तुम्हारा जो S सब शेल है ये तुम्हारा पहले ऑर्बिट से ही स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन जो P सब शेल है, देखो ध्यान से, S n इज इक्वल्स टू 1 में सिर्फ कौन आ रहा था, S। n इज इक्वल्स टू 2 में कौन आया, P, फिर इसके बाद P आता जा रहा है। तो मैं P सबशेल कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, P सबशेल कहां से स्टार्ट होता है, सेकेंड ऑर्बिट से। अगर तुमसे बोला जाए D सबशेल, D सबशेल देखो, फर्स्ट में D नहीं आया, सेकंड में D नहीं आया, थर्ड फोर्थ एंड इसके आगे आएगा। तो D सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट और F सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 में सिर्फ एक ही सबशेल आएगा S, 2 में S भी आएगा, P भी आएगा, 3 में S P D आएगा, F नहीं आएगा, और फोर्थ और उसके बाद S P D F सारे आएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट मैं कुछ एक दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा कि एज्यूमिथल क्वांटम नंबर defines the shape of electron cloud। ठीक है, और मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर defines the energy of electron। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट। अब ये ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे इनडायरेक्ट वे में पूछ सकता है। कैसे, देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो S सबशेल था उसका शेप क्या होता था, स्फेरिकल। जो P सबशेल है उसका शेप क्या होता है, डम्बेल। जो D सबशेल है उसका डबल डम्बेल, और F का लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और मैंने अभी बताया कि एज्यूमिथल क्वांटम नंबर तुम्हारा क्या डिफाइन कर रहा है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मान लो मैंने बोला L इज इक्वल्स टू 0 है, तो तुमने इससे प्रेडिक्ट क्या कर लिया कि S सबशेल में, S सबशेल में है मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट की डेंसिटी, तुम्हारा शेप क्या है, स्फेरिकल। इनडायरेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि अगर मैंने L इज इक्वल्स टू 0 बताया तो तुमने क्या बोला, S सबशेल है, और S सबशेल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या है, स्फेरिकल। अगर मैंने बोला L इज इक्वल्स टू 1 है तो तुमने क्या बोला, P सबशेल है, P सबशेल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या है, दैट इज डम्बेल। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड अगर बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने इसका पार्टिकल जब पढ़ा था तो हमने एनर्जी निकाला था -13.6 into z² by n²।
और वहां बताया था कि जैसे मान लो तुमसे बोला जाए E1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन जाऊंगा तो एनर्जी तुम्हारी इंक्रीज करती जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम ग्राउंड स्टेट, फिर इसके ऊपर E2 की ज्यादा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फिर E3 की और ज्यादा। तो अगर मैं बता पा रहा हूं कि जैसे मैंने n इज इक्वल्स टू 3 बोला और मैंने बोला एक बार इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में है और एक बार इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 3 में है, तुम्हें बताना एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो तुम क्या बोलोगे कि जिस E3 इज ग्रेटर देन E1, किस बेसिस पे बोल पाए? ये n की वैल्यू के, और ये n की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? समझ में आया? क्लियर है? तो इनडायरेक्टली एक दो रिलेशंस तुम्हारे इस बेसिस पे आ जाएंगे कि अगर मान लो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन कर रहा हूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ मैं उसकी एनर्जी भी डिफाइन कर दे रहा हूं, उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर दे रहा हूं, nh/2π। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? nh/2π। तो मैंने अगर मान लो उसका n बता दिया तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकल के चला आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे इनडायरेक्ट पॉइंट्स आ सकते हैं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट जो थर्ड तुम्हारा आता है, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? m से, स्मॉल m। तो अब देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज डिफाइन कर ली। हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया कि सबसे पहले हमने बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चल गया? किस ऑर्बिट में है। फिर हम लोगों ने उसके बाद एजीमुथल डिफाइन किया। एजीमुथल से क्या पता चला? कि उस ऑर्बिट के अंदर किस सबशेल में। क्लियर है? आया समझ में? जैसे अगर मैंने बोला n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 0, तो तुमसे क्या पता चला इससे? कि सेकेंड ऑर्बिट और L0 मतलब s सबशेल में। अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 3 बोला, l इज इक्वल्स टू 1 बोला, तो मैं क्या बोलूंगा? थर्ड ऑर्बिट के p सबशेल में। अगर मैंने बोला n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 2, तो तुम क्या बोलोगे? सेकेंड ऑर्बिट के d सबशेल में। ऐसा नहीं बोलोगे, तुम्हें अभी बताया है कि डी सबशेल स्टार्ट ही कहां से होता है? थर्ड ऑर्बिट से। ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा, जल्दबाजी में तुम उसको गलत कर दोगे, जबकि ऐसा पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। L इज इक्वल्स टू 2 शुरुआत कहां से होगी? थर्ड ऑर्बिट से। तो डी सबशेल का सबसे पहली बार किस ऑर्बिट में आएगा? थर्ड में, सेकंड में आ ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आया? नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होगा, वो मार्क करना होगा, तुम जल्दबाजी में इसको गलत कर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने वापस पॉइंट पे क्या बोला कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया? किस ऑर्बिट में और उस ऑर्बिट के अंदर किस सबशेल में। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब क्या है? पहले एक दो पॉइंट में लिख दे रहा हूं, फिर उनको साथ में समझाऊंगा। ठीक है, एक पॉइंट और मैं लिख दे रहा हूं। फॉर एक रूल, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ M आर माइनस L2 प्लस L। ठीक है, पहले एक बार मैं समझा देता हूं, फिर इन दोनों पॉइंट्स को साथ साथ समझाऊंगा। जैसे अगर मान लो मैंने बोला L इज इक्वल्स टू 0 है, L इज इक्वल्स टू 0 है, तो M की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी? 0। L इज इक्वल्स टू 1 है, तो M की वैल्यू क्या आ सकती है? -1, 0 और 1। L इज इक्वल्स टू 2 है, तो -2 आ सकती है, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। L इज इक्वल्स टू 3 है, तो -3 आ सकती है, -2 आ सकती है, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है और L इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या था? S सबशेल। L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? P सबशेल। L इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? D सबशेल। L इज इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है? F सबशेल। ठीक है,
तो अब सबसे पहले एक पॉइंट जो हम लोग वाई में वहां लिखवाया था, हमने जब बोला कि मैंने वहां बताया था एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पिछली क्लास में पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स। मैंने बोला था ऐसा क्यों होता है बाद में समझाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान दो। एस सबशेल मतलब L इज इक्वल्स टू 0, उसमें m की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ एक 0 आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 0। तो एस सबशेल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा। जब मैंने L इज इक्वल्स टू 1 लिया मतलब P सबशेल, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3, और 3 वैल्यूज आ रही है मतलब 3 ऑर्बिटल्स आएंगे px py pz। जब L इज इक्वल्स टू 2 लिया तो कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 5। तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 5, और एफ में 1 2 3 4 5 6 7, तो एफ में कितने आते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दो। हम लोगों ने अभी तक क्या बोला कि n इज इक्वल्स टू 3 है, l इज इक्वल्स टू 1 है। लेट मान लो इतना बोल दिया मैंने, मतलब इससे क्या पता चला कि थर्ड ऑर्बिट है और p सबशेल है। अब तीसरी चीज आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि अब p सबशेल है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px होता है, py होता है और pz होता है। तो m की वैल्यू क्या बताएगी कि उस सबशेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में। जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया m इज इक्वल्स टू 0 है, तो इससे मैं क्या पता चला कि इस p सबशेल के किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, pz ऑर्बिटल के अंदर। समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो, l में तो एक ही वैल्यू आ रही है, एक ऑर्बिटल एक सबशेल। बाकी तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना कौन सी वैल्यू किस ऑर्बिटल को डिफाइन करती है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कौन सी वैल्यू किस ऑर्बिटल को डिफाइन करती है, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा, मैंने लिख दिया m इज इक्वल्स टू 0 pz है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि -1 px है और +1 py है, ऐसा नहीं बोला। ये तुम्हें याद भी नहीं रखना है। एक पॉइंट बस ध्यान रखो, क्योंकि एक दो टाइम ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो याद रखो। वैसे ये कोर्स में नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन तुम्हारा असाइनमेंट्स में आ जाता है, तो ध्यान दो। दो पॉइंट बस ध्यान रखो, m इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए, मतलब p सबशेल के m इज इक्वल्स टू 0, मैं डायरेक्टली यही मार्क कर देता हूं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, pz, और l इज इक्वल्स टू 2 मतलब d सबशेल का l इज इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, dz²। बस ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना। मैंने ये नहीं बोला कि ये px है ये py है, ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, वो तुम्हारा हायर वेव इक्वेशन से सॉल्व होता है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन कभी कभार असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो तुम्हें इतना दो चीजें बस रख लो कि l इज इक्वल्स टू 1 में m इज इक्वल्स टू 0 किसको डिफाइन करता है, pz को। l इज इक्वल्स टू 2 में m इज इक्वल्स टू 0 किसको डिफाइन करता है, dz² को। बस इतना ध्यान रखना, और कुछ समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, l इज इक्वल्स टू 0 में m इज इक्वल्स टू 0, तो जब s और s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, तो वो तो उसी को डिफाइन करेगा। समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। बस 0 वाली वैल्यूज एक बार ध्यान रखो, बाकी तुम्हें ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो एक बार वापस कंक्लूड करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन किया, ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिट डिफाइन किया, तो उससे हमें साथ में क्या पता चला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या पता चल सकता है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। फिर हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर में गए, तो हम लोगों ने क्या पता करा कि किस सबशेल में, सबशेल से हमें क्या पता चल गया कि उसका शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है। अब उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चला कि उस सबशेल के अंदर किस ऑर्बिटल में, और उस सबशेल के अंदर किस ऑर्बिटल में, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो भाई सही की गलत। जैसे हमें n इज इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट, l इज इक्वल्स टू 1 p सबशेल मतलब डंबल शेप्ड, और फिर हमें m इज इक्वल्स टू 0 पता चला, मतलब वो ओरिएंटेड किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में। तो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉक। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। और इसी में लास्ट एक आता है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट आता है तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो इससे पहले चीज ध्यान दो, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का मोशन होता है, एक तो इस न्यूक्लियस के अराउंड ये घूमता है, इसको हम लोग रिवॉल्व बोलेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक और टाइप का मोशन होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक्सिस पे घूमता है। ये अपने एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको थोड़ा इसको गोल समझो, ये या तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये कौन सा हुआ एंटी, तुम्हें इधर से कौन सा लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, या चलो ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे ऐसे घूम सकता है, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब गोल चीज एंटी, ये वाला क्लॉक, ठीक है, ये उल्टा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा, और इधर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मूवमेंट दो टाइप का होता है, या तो वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व करेगा, और दूसरे मतलब दो टाइप का है, या तो नहीं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और साथ साथ अपने एक्सिस पे घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं, एस की या तो वैल्यू +1/2 होगी या -1/2 होगी। ठीक है, देखो दो टाइप की ओरिएंटेशन, या तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यूज भी दो हैं, या +1/2 और -1/2। ध्यान रखो कई बुकों में तुम्हें ऐसा गिवन होगा कि +1/2 क्लॉकवाइज है और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, कई जगह ऐसा गिवन होता है, लेकिन ये गलत है। इसकी कोई भी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई भी IUPAC रिकमेंडेशन नहीं है कि हमें क्लॉकवाइज को +½ देना है और एंटी क्लॉकवाइज को -½ हम बस इतना ध्यान देते हैं कि अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव दूंगा, और अगर मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या देना पड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं कि कई जगह बुक्स में लिखा रहता है कि +½ इज क्लॉकवाइज एंड -½ इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा कोई भी IUPAC की स्टैंडर्ड एनालॉजी नहीं है। उसने क्या बोल रखा है कि अगर तुमने क्लॉक को पॉजिटिव दिया है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, क्लॉक को पॉजिटिव दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मिलेगा, और क्लॉक को अगर तुमने नेगेटिव दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, देयर इज नो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन या स्टैंडर्ड एनालॉजी फॉर असाइनिंग positive and negative sign with respect to direction of rotation, with respect to direction of rotation। ठीक है, समझ में आया, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर अगर तुम प्लस क्लॉक दे रहे हो तो -½ एंटी क्लॉक होगा, और अगर तुम प्लस एंटी क्लॉक दे रहे हो तो -½ क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आया समझ में, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। ठीक है, ठीक है, अब 4-5 स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूं, पहले इतना कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद 5-6 स्टेटमेंट्स लिखूंगा, तुम्हें बताना है कि सही कि गलत। ठीक है, इतना लिख लो।
नेक्स्ट ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, जनरली फॉर्मूलास है, लेकिन ध्यान रखो इनको तुम्हें याद नहीं रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो, ध्यान रखो ये फॉर्मुलेस तुम याद नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारे याद रखने के कई फॉर्मुलेस हैं, वो याद रखो, इनको याद नहीं रखो। कैसे करोगे अब ध्यान दो, तो इसमें वैल्यू पुट करके कर रहे थे, तुम फॉर्मुलेस ध्यान नहीं रखोगे, तुम वैल्यू पुट करके करोगे। जैसे अगर तुमसे बोल दिया गया है कि ये बताना इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स, तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन एनर्जी शेल। मेन एनर्जी शेल का मतलब इन एन ऑर्बिट। मेन एनर्जी शेल का मतलब क्या होता है, मेन एनर्जी शेल का मतलब है ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना, और एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला गिवन है 2n²। तुम्हें दिखाना है, पता करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत। तो तुम क्या करो, वैल्यू पुटिंग करो। तुम n इज इक्वल्स टू 1 रखो, n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो आंसर कितना आया 2। n इज इक्वल्स टू 2 रखा, n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो आंसर कितना आया 8। n इज इक्वल्स टू 3 रखा, आंसर कितना आया 18। समझ में आया। और तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18। अगर नहीं पता है तो ध्यान दो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबशेल सिर्फ आता है, s। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा आता है, s। सेकंड में s और p आते हैं, थर्ड में s p d आते हैं, ये सबशेल्स हैं। अब ऑर्बिटल्स देखो, वैसे तुम्हें डायरेक्टली पता है, मैं एक बार इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो s सबशेल में कितना ऑर्बिटल, एक। सेकंड में देखो एक s और एक p, मतलब एक तो s में एक ऑर्बिटल आ गया, प्लस 3p में आए 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने आ गए 9। तो अगर यहां एक ऑर्बिटल है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, 4 है तो 8, 9 है तो 18। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, या तुम डायरेक्टली चेक कर सकते हो या ऐसे भी चेक कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग। सेकंड मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल का फॉर्मूला दे रखा है 2 इंटू 2l+1। तुम्हें बताना है कि ये सही है कि गलत, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एस सबशेल लो, सबसे पहले बता दे जो इसमें कितने आते हैं, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक। ऑर्बिटल्स एक होता है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2। पी सबशेल, पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है 3, और 3 है तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 6। डी सबशेल ऑर्बिटल्स कितना है 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन 10। वैसे क्या तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, लेकिन पिछली क्लास में बताया था। अब इस फॉर्मूले में देखो एस सबशेल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या 0, तो यहां 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 इंटू 0+1 2 आएगा। देखो पी सबशेल की एल की वैल्यू क्या 1, 1 डालो तो क्या आएगा 2 इंटू 1+1 6। एल की वैल्यू 2 डालो डी के लिए, आंसर क्या आएगा करके देख लेना 10 आएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, क्लियर है। ये दोनों करो एक बार, खुद से करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एल के लिए 0 डाला तो 1, पी के लिए 1 डाला 3, डी के लिए 2 डाला 5, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ मेन एनर्जी सबशेल, n की वैल्यू 1 डाली तो सिर्फ एक सबशेल, n की वैल्यू 2 डाली तो s और p 2 सबशेल, n की वैल्यू 3 डाली तो s p d 3 सबशेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो ऐसे तुम्हें फॉर्मुलेस ध्यान नहीं रखने, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो तुम वहां वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, इसको मैं हटा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है,
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे बोला जाए, कंसिडर a subshell G which occurs after F, मतलब इसके L की वैल्यू मैंने कितनी गिवन है, कितनी होनी चाहिए, 4। मैंने क्या बोल लिया कि लेट मान लो एक सबशेल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सबशेल G जिसकी L की वैल्यू 4 है, तो तुम्हें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। दूसरा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकता है। तीसरा, किस ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, ये तुम्हें इसमें खुद से बताना है। कंसिडर हाइपोथेटिकल सबशेल G जो L इज इक्वल्स टू 4 है, जिसका तुम्हें बताना है कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो ऑर्बिटल्स के लिए मैंने क्या बताया था, m की वैल्यूज क्या क्या आएंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कितनी वैल्यूज आ रही, 9। तो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे इसमें, 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 18। और स्टार्ट्स फ्रॉम विच सबशेल, तो फर्स्ट से S, सेकंड से P, थर्ड से D और फोर्थ से F। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, फिफ्थ ऑर्बिट से। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि n की वैल्यू जब 5 होगी तभी इसकी 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 वैल्यू L की तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या है, 5। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज और ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का वहां फॉर्मूला ध्यान रखा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π। ये जो एंगुलर मोमेंटम वो n की वैल्यू से डिफाइंड है, तो अब इसको पूरा लिख लो, इसका फॉर्मूला कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, मतलब n की वैल्यू मतलब शेल के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में। अब मैं एक नया एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहा हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज h/2π √L इंटू L+1, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2π √L इंटू L+1। तुम्हें फाइंड करना, फाइंड द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट केस, जैसे बोल दिया गया 3p। तो अगर 3p तुमसे बोला गया है, ठीक है। हाँ चलो देखो, तुमसे क्या बोला गया, 3p। तो 3p बोला गया, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो, ये जो पहला नंबर है 3, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू। मतलब 3p का मतलब क्या है, किस ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट। और p का मतलब क्या है, सबशेल कौन सा है, p सबशेल। ये सबशेल कौन सा है, p सबशेल। और p सबशेल का मतलब L इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कभी तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट करेगा 4dz²,
तो फिर से ये n की वैल्यू और ये तुम्हारा अब सब्शेल के साथ साथ इसने ऑर्बिटल ही रिप्रेजेंट कर दिया कि dz² ऑर्बिटल है। तो अब तुम्हें जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? n की वैल्यू क्या है? 3, तो ये 3h/2π। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? l की वैल्यू 0, सॉरी l की वैल्यू यहाँ 1 आएगी। p के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो क्या आएगी? h/2π √1 × 1 + 1, मतलब क्या आ जाएगा? √2h/। ये 2-3 क्वेश्चन करो। इनके तुम्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज निकालनी है। 4 क्वेश्चंस है, बहुत आसान है, डायरेक्टली निकालो। बताओ भाई इसका ऑर्बिट n की वैल्यू 4, तो 4h/2π। ऑर्बिटल l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, तो क्या हो जाएगी? h/2π √2 × 2 + 1। इसके लिए बताओ n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। देखो रख के देख लेना, वो 0 आएगी। ये क्या आएगा? आएगा ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन क्या गिवन होगा? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर से क्वेश्चन करने से पहले ध्यान दो कि कहीं जल्दबाजी में वो चीज आती हुई गलत ना हो जाए। 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चौथा ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ दिस, वो सही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो करो फिर इतना। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।